वो लड़का जिसे सब सुस्त कहते थे। एक दिन ऐसा आया कि इसी लड़के ने अपनी खामोश आंखों और गहरे मुशाहदे से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। एक ऐसा लड़का जो डिसलेक्सिया नामी बीमारी का शिकार था। कैसे उसने अपनी कमजोरी को ताकत में बदल डाला। मुआजिज दोस्तों, ये 1946 का जमाना था। जनूबी वेल्स के एक छोटे से कस्बे काउ ब्रिज के ग्रामर स्कूल की एक क्लास में 8 साला एंथोनी हॉपकिंस अपनी लकड़ी की पुरानी डेस्क पर अकेला बैठा था। क्लास में शोर था, बच्चे हंस रहे थे, कापियां खोली जा रही थीं, पेंसिलें लिखने को तैयार थीं, लेकिन एंथोनी की पेंसिल जैसे कागज को छूने से हिचकिचा रही थी। जब उस्ताद रियाजी का सवाल समझाते, बाकी बच्चे फौरन जवाब निकाल लेते, मगर एंथोनी खाली नजरों से बोर्ड को देखता रहता। अल्फाज उसके लिए सीधी कतार में नहीं आते थे, जैसे वो सफे पर नाच रहे हों। खेल के वक्त सब लड़के मैदान की तरफ भागते, मगर वो अक्सर पीछे रह जाता। असातिज़ा आहिस्ता आवाज में एक लफ्ज कहते, सुस्त, और ये लफ्ज उसके पीछे ऐसे चलता जैसे साया। लेकिन वो सुस्त नहीं था, उसका ज़हन बस मुख्तलिफ तरीके से काम करता था। उसकी सोच गहरी थी, मगर रफ्तार दुनिया के हिसाब से मुख्तलिफ थी। उसे चीजें समझने के लिए वक्त चाहिए होता था, मगर जब समझ आती तो वो गहराई तक उतर जाती थी। रेसिस के वक्त जब बच्चे चीखते चिल्लाते दौड़ रहे होते, तो वो अक्सर क्लास में ही रह जाता। उसके सामने एक कागज होता और हाथ में पेंसिल। वो लंबे मीनारों वाले किले बनाता, ऐसे दरवाजे जो बादलों में खुलते, ऐसी दुनिया जहां शायद उसे खुद को कम अकेला महसूस होता। वो तस्वीरें सिर्फ ड्राइंग नहीं थी, वो उसके दिल की जुबान थी। एक दिन एक उस्तानी उसके पास आई, उन्होंने उसकी कॉपी उठाई, खामोशी से तस्वीरें देखी। काफी देर बाद उन्होंने नर्म आवाज में कहा, एंथोनी, तुम्हारे अंदर खुदादाद सलाहियत है। ये 5 लफ्ज उसके दिल में ऐसे उतर गए जैसे अंधेरे कमरे में चिराग जल उठा। पहली बार किसी ने उसकी कमजोरी नहीं देखी, उसकी खूबी देखी थी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद वो वाकई बेकार नहीं है। वो लड़का जिसे सब सुस्त कहते थे, एक दिन ऐसा आया कि उसी लड़के ने अपनी खामोश आंखों और गहरे मुशाहदे से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। एक ऐसा लड़का जो डिसलेक्सिया नामी बीमारी का शिकार था, कैसे उसने अपनी कमजोरी को ताकत में बदल डाला। नाज़रीन, ये 1946 का जमाना था। जनूबी वेल्स के एक छोटे से कस्बे काउ ब्रिज के ग्रामर स्कूल की क्लास में 8 साला एंथोनी हॉपकिंस अपनी लकड़ी की पुरानी डेस्क पर अकेला बैठा था। दोस्तों, उसी साल स्कूल के म्यूजिक रूम में उसे एक पुराना पियानो मिला। उसके बटन पीले पड़ चुके थे, स्ट्रिप्स टेढ़ी हो चुकी थी, मगर जब उसने उंगली से एक हल्का सा सुर छेड़ा तो जैसे उसके अंदर की दुनिया का कोई नया दरवाजा खुल गया। वो अगले दिन फिर से उसी कमरे में पियानो बजाने आया और यूं ये सिलसिला चल निकला। उसे किसी ने बाकायदा सिखाया नहीं था, मगर वो सुनकर धुनें दोहराने लगा। पियानो उसका दोस्त बन गया। जहां अल्फाज साथ न देते, वहां उसकी मौसीकी बोलती थी। वो अपने अंदर के उलझन भरे एहसास को सुरों में बदलने लगा। उसके वालिदैन अमीर नहीं थे, उसके वालिद एक बेकरी पर मुलाजिम थे। मां घर संभालती थी, पैसा न होने के बराबर था, मगर मोहब्बत पूरी थी। उन्होंने देखा कि बेटा पियानो के पास बैठकर बदल जाता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। उन्होंने बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़े और एक पुराना सा पियानो खरीद लिया। जिस दिन वो पियानो घर आया, बारिश हो रही थी। छोटे से घर के कमरे में जब वो पियानो रखा गया तो वो जगह अचानक खास लगने लगी। उस दिन के बाद हर शाम एंथोनी पियानो के सामने बैठ जाता। उसकी उंगलियां पियानो पर चलती और मां दरवाजे के पास खड़ी खामोशी से सुनती रहती। कभी वो प्यार से कहती कि बेटा, तुम्हें औरों जैसा बनने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो। उस जमाने में किसी को मालूम नहीं था कि एंथोनी को डिसलेक्सिया है। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें किसी भी चीज को पढ़कर याद करना बहुत मुश्किल होता है, मगर उस वक्त न तशखीस आम थी और न ही समझ। सब यही समझते थे कि शायद वो ध्यान नहीं देता, शायद वो सुस्त है और शायद वो कोशिश नहीं करता। उस लड़के के लिए हर सबक एक जंग जैसा था। किताब खोलते ही हरूफ जैसे उलझ जाते थे। एक सफा पढ़ने में दूसरों से कई गुना ज्यादा वक्त लगता था। वो थक जाता, मायूस हो जाता, मगर वो हार नहीं मानता था। वो किताबें कम पढ़ता था, मगर लोगों को ज्यादा पढ़ता था। वो चेहरों को गौर से देखता, आंखों के पीछे छुपे एहसासात को महसूस करता। कोई हंसता तो वो जान लेता कि हंसी सच्ची है या बनावटी।
कोई खामोश होता तो वो समझ जाता कि अंदर तूफान है या सुकून। उसकी ये आदत बाद में उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन गई, मगर उस वक्त लोग उसे शर्मीला और अजीब समझते थे। नाजरीन, 12 साल की उम्र तक उसकी ड्राइंग में गहराई आ चुकी थी। उसकी मौसीकी में उदासी भी थी, उम्मीद भी थी, सवाल भी थे और सुकून भी था। वो अब भी तन्हा था, दोस्त कम थे, मगर उसके अंदर एक दुनिया आबाद हो रही थी। उसे अभी मालूम नहीं था कि यही तन्हाई उसे एक दिन लाखों दिलों तक पहुंचा देगी। नौजवानी में उसे अदाकारी का शौक हुआ। यह भी महज एक इत्तेफाक था। एक दिन उसकी मुलाकात मशहूर अदाकार रिचर्ड बर्टन से हुई। वो भी वेल्स में ही रहते थे। बर्टन ने एंथोनी की आंखों में झांक कर कहा कि तुम अदाकारी कर सकते हो। यह जुमला उसके लिए एक नया रास्ता था। एंथोनी ने थिएटर की तालीम लेने का फैसला किया, लेकिन यहां भी वही मुश्किल उसका इंतजार कर रही थी। यानी डायलॉग्स याद करना आसान नहीं था, मगर उसने अपना तरीका बनाया। वो अल्फाज को रटने की बजाय जज्बात समझता। वो मंजर को महसूस करता, किरदार के दिल में उतर जाता। जब वो स्टेज पर खड़ा होता तो वही लड़का जो क्लास में जवाब नहीं दे पाता था, लोगों को सांस रोकने पर मजबूर कर देता था। उसकी आवाज, उसकी आंखें, उसकी खामोशी सब कुछ बोलता था। वो सीख चुका था कि कम बोलकर भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। उसने फिल्मों की दुनिया में कदम रखा तो शुरू में उसे छोटे किरदार मिले। कई बार उसे लगा कि शायद वो कामयाब नहीं हो पाएगा, मगर उसने सब्र और मेहनत का दामन नहीं छोड़ा। वो हर किरदार को पूरी सच्चाई से निभाता, चाहे स्क्रीन पर वक्त कम ही क्यों ना हो। लोग आहिस्ता आहिस्ता नोटिस करने लगे कि इस अदाकार की अदाकारी मामूली नहीं है। ये वो सच्चाई थी जो हर फनकार के पास नहीं होती। फिर एक दिन वो किरदार आया जिसने तारीख बदल दी। हैनिबल लेक्टर, एक खामोश, खतरनाक ज़हीन किरदार। उस फिल्म में उसका स्क्रीन टाइम सिर्फ 16 मिनट के करीब था, मगर उन 16 मिनटों ने उसकी दुनिया बदल कर रख दी। उसकी पुरसकून आवाज, हल्की सी मुस्कुराहट, आंखों की चमक लोगों के दिलों में खौफ भी पैदा करती थी और हैरत भी। उस किरदार पर उसे ऑस्कर अवार्ड मिला। वो लड़का जिसे कभी सुस्त कहा जाता था, अब दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड स्टेज पर खड़ा था। मुआजिज दोस्तों, मगर असल कामयाबी अवार्ड नहीं थी। असल कामयाबी यह थी कि उसने अपनी कमजोरी को ताकत में बदला। डिसलेक्सिया ने उसे किताबों से दूर किया, मगर इंसानों के करीब कर दिया। तन्हाई ने उसे तोड़ा नहीं, उसे गहरा बना दिया। सुस्त कहे जाने ने उसे रोका नहीं, बल्कि उसे उसके अंदर झांकना सिखा दिया। वो आज भी कहता है कि वो खुद को कभी अलग महसूस करता है, मगर अब भी उसे इस पर शर्म नहीं बल्कि फख्र है। वो जानता है कि मुख्तलिफ होना मसला नहीं बल्कि तोहफा है। अगर वो आम बच्चों की तरह होता तो शायद वो इतना गहरा अदाकार ना बनता। उसकी सुस्त रफ्तार ने उसे वो सब महसूस करना सिखाया जो बाकी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। इसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता और न ही उसे होना चाहिए। जो बच्चा क्लास में पीछे रह जाए वो जिंदगी में आगे भी जा सकता है। जो बच्चा कम बोले वो अंदर से खाली नहीं होता, शायद वो अंदर पूरी कायनात लिए बैठा हो। जो बच्चा पढ़ाई में मुश्किल महसूस करे वो किसी और मैदान में चमक सकता है। हम अक्सर बच्चों को एक ही पैमाने से नापते हैं, यानी कि नंबर्स, पढ़ाई में कारकर्दगी और मुकाबला। लेकिन दोस्तों, जिंदगी का पैमाना मुख्तलिफ होता है। जिंदगी में तख्लीकी सलाहियतें चलती हैं, एहसास चलता है, सब्र चलता है। एंथोनी हॉपकिंस की जिंदगी इस बात का सबूत है कि देर से खिलने वाला फूल भी सबसे खूबसूरत हो सकता है। लेकिन इस बारे में आपकी राय क्या कहती है? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और अगर हमारी ये वीडियो, हमारी ये कोशिश आपको वाकई अच्छी लगी है तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।